अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज हैमिल्टन में आमने सामने थी। एक बार फिर पाकिस्तानी कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 195 रन का टारगेट दिया पाकिस्तान को और इस टारगेट के ताक़ुब में इवन दो बाबर आजम 66 रन बनाने में कामयाब हुए, फ़खर जमान ने तेज़ तरार 50 रन की इनिंग्स खेली। इसके बावजूद पाकिस्तानी टीम 21 रन से ये मैच हार गई। अनफॉर्चुनेटली बाबर और फ़खर के साथ सपोर्ट रोल में कोई भी नज़र नहीं आया। आज साइम अयूब जल्दी आउट होकर वापस पवेलियन लौटे। मोहम्मद रिजवान ने आगाज़ अच्छा किया लेकिन फिर वो उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाए पिछले मैच की तरह। पिछले मैच 25 रन बनाए थे, आज भी जल्दी पवेलियन लौटे। फिर बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी बाबर आजम और फ़खर जमान के दरमियान। उसके बाद जब फ़खर जमान आउट हुए तो पाकिस्तान की विकेटों की लाइन लग गई और इस तरह पाकिस्तान 21 रन से शिकस्त खा बैठा। हम मैच की समरी भी आपके सामने दिखा देते हैं। फिनालन ने आज एक बार फिर शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया न्यूजीलैंड के लिए। 41 गेंदों पर 74 रन बनाए। केन विलियमसन 26 रन बना पाए। मिचेल सैंटनर ने 25 रन बनाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी मिचेल सैंटनर की। सिमिलर इनिंग शाहीन शाह अफरीदी ने भी खेली बट काफ़ी देर हो गई थी उस वक्त तक। हारिस रऊफ ने आज पाकिस्तान के लिए 3 विकेटें हासिल की। हम मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। बाज़ अफरीदी एक बार फिर 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए लेकिन थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, खासतौर पर उनका आखिरी ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया। उसामा मीर आज बेहतर नजर आए, 1 विकेट हासिल की, 39 रन दिए। एटलीस्ट पहले मैच से कंपैरिजन में बेहतर बॉलिंग उन्होंने की। एडम मिलने वाज ऑन फायर टुडे, 4 विकेट्स हासिल की, सिर्फ 33 रन के एवज। बेन सीयर्स की एक बॉल पे कैच भी छूटा, उसके बावजूद उन्होंने 2 विकेट्स हासिल किए। और टिम साउदी जो कि T20 के लीडिंग विकेट टेकर हैं, आज भी 2 विकेट्स लेने में कामयाब हुए हैं। अब T20 मैचेस में 153 विकेटें हो गई हैं टिम साउदी की। सो हाउ स्पेशल इज़ ही। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया हुआ है और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर, आपसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। एक बार फिर 2-4 हाथ लबेबाम रह गए। पाकिस्तान आज भी ये मैच जीत सकता था। कंपैरेटिवली बेहतर बॉलिंग हुई थी आज पिछले मैच से अगर हम कंपेयर करें तो। पिछले मैच में हमने 227 रन का टारगेट खाया था और आज 195 रन। देखिए, मैं अगर बॉलिंग से हम शुरू करते हैं तो पहले 4 ओवर में 48 रन हमने दिए 4 ओवर में जी। उसमें से 30 रन दिए हैं हारिस रऊफ ने 2 ओवर में 30 और आखिरी 2 ओवर में 8 रन और 3 खिलाड़ी आउट किए उसने। तो अब इशू ये नज़र आ रहा है कि एवरीवन लाइक टू बॉल द ओल्ड बॉल, वो भी पसंद करते हैं। शाहीन के अलावा, शाहीन तो करते ही नए बॉल है वो भी, और अब्बास अफरीदी भी वो पसंद करते हैं। और आमिर जमाल का सुना है किस्सा आज को हमारे रिपोर्टर्स बता रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए उनसे वहाँ पर टेस्ट मैच में शुरू में बॉल नहीं की कि वो पुराना गेंद अच्छा करते हैं, मगर वो आउट तो करते जा रहे थे। तो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आती। तो एनीवे वी नीड अ न्यू बॉलर, न्यू बॉलर कि जो आके नया गेंद थोड़ा अच्छा लेंथ पे करे और उससे हमें फ़ायदा पड़ेगा। और फिर वही चीज़ के इफ्तिखार से मैं आज फिर बोल रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि जी वहाँ पे स्पिनर्स की ज़रूरत नहीं है, उनके तो 2 स्पिनर सिकंदर बिल्कुल आज उन्होंने 2 स्पिनर खिलाए इस के साथ 8 ओवर का, बिल्कुल सैंटनर भी खिलाया उन्होंने। आप उसामा मीर अच्छी बॉलिंग करा रहे थे लेकिन इफ्तिखार से 1 आध ओवर करा सकते थे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कहूँगा कि हम यहाँ बैठे हर बॉल के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे। उसामा मीर अभी भी थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद का थोड़ा सा, हाँ, जिसकी वजह से उनको पुल पड़ रहे हैं और उनको यहाँ कट पड़ रहा है। और बेचारा जब वो आगे करने लगता है तो उसको सीधा मार रहे हैं, तो वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है सही तरीके से। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शायद ऐसा लगता है और उसामा मीर में आ जाए तो और बेहतर बॉलर के तौर पे नज़र आएंगे। अगेन बहुत टॉल हैं और थोड़ा सा ग्रिप भी करती है इनकी बॉल ऑफ द पिच। आज पिच पे टर्न था मिचेल सैंटनर की, 1-2 गेंदें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त अंदाज में टर्न हुई और बीट भी किया था बाबर आजम को। बट अब्दुल रज़ाक की जो हारिस रऊफ की हम बात कर रहे हैं, पहले 2 ओवर में 30 रन, आखिरी 2 ओवर में 8 रन और 3 विकेट्स, क्या फ़र्क है इनिशियल स्पेल में और आखिरी स्पेल में? क्या लेंथ्स का फ़र्क है, क्या लाइंस का फ़र्क है, क्या वेरिएशंस का फ़र्क है? क्या गलत कर रहे हैं वो? अगर हारिस रऊफ की बात कर रहे हैं तो जितने भी पाकिस्तान के पास में फास्ट बॉलर गुजरे हैं उनका वेपन फास्ट बॉल था, या वो स्विंग करते थे या उनका बाउंस अच्छा होता था। तो हमारी इस वक्त बैड लक ये है कि हारिस रऊफ का जो मेन वेपन स्लो वन, और ये स्लो वन पे कटर मार के विकेट लेते हैं, तो ये फ़र्क है। और इसलिए ये नए बॉल के साथ कंफर्टेबल फील नहीं करते, तो नया बॉल स्किड कर जाता है, वो थोड़ा सा ड्रिफ्ट नहीं करता। और हमने देखा वर्ल्ड कप में भी इनको नए बॉल पे मार पड़ी है, अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी इनको चौके पड़ रहे हैं। तो इनको समझ जाना चाहिए कि उसको नया बॉल नहीं करवाना। तो ये मुझे पता नहीं समझ आ रही कि क्या इनके माइंड में चल रहा होता है। आपको इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए चीफ सेलेक्टर बनना या डायरेक्टर बनना या हेड कोच बनना ये इतना ज़रूरी नहीं होता जितना कि आप पे जिम्मेदारी आप अच्छा तरह
फैसले डिसीजन ले सकें, अपने आप को अच्छी तरह यूटिलाइज कर सके प्लेयरों के साथ। तो ये एक आपकी जिम्मेदारी होती है, हर कोई बन सकता है। अगर मैं चीफ सेलेक्टर बन जाऊँ, जितने परफॉर्मर मैं सबको सिलेक्ट कर लूंगा, तो मेरी तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं ना। तो मेरा तो ये होना चाहिए कि पोटेंशियल वाइज देखूं, बॉडी लैंग्वेज वाइज देखूं कि कौन पाकिस्तान को सर्व कर सकता है इंटरनेशनल लेवल पे जाके। तो ये बड़ा एक रोल होता है, तो इस चीज में भी देखना पड़ेगा। और हारिस रऊफ को मैं डेफिनेटली, इनको मैंने आज भी सुबह भी कहा था कि आखिरी, जिस तरह उमर गुल करते थे 2010 के वर्ल्ड कप में, तो उनको भी चाहिए कि आखिरी 4 ओवर करवाए जाए, तो वो 4 ओवर मैनेज कर लेंगे अच्छी तरीके से। भट्टी साहब, क्या फिर हारिस रऊफ को भी आखिरी मराहिल के लिए रखा जाए और किसी और बॉलर पर भरोसा किया जाए कि वो नई बॉल से बॉल करे? क्योंकि एक गेम प्लान तो पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट का नज़र आ रहा है, अग्रेशन भी है इस टीम में और डिफेंसिव एबिलिटीज़ भी हैं इस टीम में। प्लेयर इंडिविजुअल लेवल पर शायद उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह हमारी टीम मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रही है। दानिश, सुबह जब फातिमा प्रोग्राम कर रही थी उस वक्त भी मैंने पहले मैच की बात की थी, अब दूसरा मैच भी कंप्लीट हो गया। देखिए, पाकिस्तान की बॉलिंग अभी भी ज्यादा रन दे रही है। 195 का जो टारगेट पाकिस्तान को मिला, मेरा ख्याल में 160-170 तक जब हमारे बॉलर ओपोनेंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे, वो मैच नहीं जीत सकते। बार बार आप ये इतने बड़े टारगेट चेज नहीं कर सकते। और हमारा जो अभी भी मसला है, सुबह भी मैंने बात की थी, मिडिल ओवर्स में हम लोग मार खा रहे हैं। आप देखें, आखिर में जाके सिचुएशन कंट्रोल हो रही है। मिडिल ओवर्स में जो इतने रन बन जाते हैं कि वो फिर आखिर में मामला जो है वो काबू से बाहर आ जाते हैं। फिर हम बार बार कोचेस को चेंज कर देते हैं। अब एडम होलियर, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने बैटिंग कोच रखा हुआ था, अभी न्यूजीलैंड में भी बैटिंग कोच है। आज 2 बार मैंने टेलीविजन पे उनको इंटरव्यू देते हुए देखा, लेकिन मुझे पाकिस्तान टीम की बैटिंग में परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नजर नहीं आ रही। हमने बहुत ज्यादा पावर हिटर्स खिला लिए। मेरे ख्याल में एक पक्का बैट्समैन हमें मिडिल ऑर्डर में रखना पड़ेगा। देखें, बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी तो हमने तोड़ दी, लेकिन बाबर आजम और रिजवान तो पहले ओवर में आ जाते, तो वो उससे फर्क नहीं पड़ रहा ना। पिछले मैच में भी ऐसे हुआ, इस मैच में भी ऐसे हुआ। तो मेरे ख्याल में हमें फखर और साइम से ओपन करवाना चाहिए। बाबर को 3 पर लेकर आए, रिजवान को 4 पर लेकर। ठीक है, इस पॉसिबिलिटी पे भी हम ज़रूर बात करेंगे। बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस से मसाइल कम हो सकते हैं। बट या थोड़ी सी कंडीशंस की बात कर लेते हैं, न्यूजीलैंड की पिचेस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 180, 90, 200, 210 बनते भी हैं और चेज भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं बैटर्स की तरफ ही देखना होगा हमें कि इस टोटल को या इससे बड़े टोटल को चेज डाउन करने की अहलियत हो उनमें। देखिए दानिश, आप 190 प्लस चेज करने जा रहे हैं और आपको 2 नेक्स्ट सेंचुरियां मिल रही हैं। आपकी पहली 2 विकेटें 10 रन पर गिर जाती हैं और तीसरी विकेट पर आपको 87 रन की पार्टनरशिप मिलती है। उसके बावजूद आप फिनिश नहीं कर पाते, तो फिर अब आपको ये सोचना होगा। कोई शक नहीं है इसमें कि आपके बॉलर की जो परफॉर्मेंस है वो मिक्स एंड मैच है और शाहीन शाह अफरीदी को जिम्मेदारी जरूर मिली है। आज विकेटलेस है, बट 30 से कम रन उन्होंने दिए, लेकिन आपकी टीम हार गई है। और हारने के बाद एक बार फिर ये सवाल उठा है कि बहुत अच्छा खेले बाबर आजम, और बाबर आजम ने जो है वो रन भी किए। आज वो 5वीं गेंद पर आउट हुए थे साहिल मयूब और उनको मैदान में उतरना पड़ा था और 18वें ओवर की पहली गेंद पर वो आउट होकर गए। उस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 153 रन था। बहुत जमीन आसमान का फर्क है। 25 गेंदों पर आज फखर जमान ने जो है वो 50 रन स्कोर किए। फिन एलन ने 41 गेंदों पर जो है वो 74 रन स्कोर किए। बैक टू बैक बाबर आजम ने सेंचुरियां जरूर स्कोर की हैं और उन्होंने कंट्रीब्यूट जरूर किया है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी इनिंग एक बार फिर कामयाबी में कन्वर्ट नहीं हो सकी और ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। और आप बिल्कुल आजम खान को जो है वो कटहरे में ला सकते हैं। आप बिल्कुल इफ्तिखार अहमद की कारकर्दगी को जो है वो सवालिया निशान बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप स्कोर बोर्ड को बहुत अच्छे तरीके से लेकर चल रहे हैं, आप 10 की औसत से बैटिंग कर रहे हैं, फिर गलती आपसे कहाँ हो रही है कि आप मैच को फिनिश नहीं कर पा रहे, ये एक बड़ा सवाल है।
हर प्लेयर का सिकंदर टीम में एक रोल होता है, और अगर हम इस टीम में बैटर्स के रोल की बात करें तो नंबर 4 और 5 पे जो इफ्तिखार और आज़म खान आ रहे हैं वो दोनों मैचेस में अपना रोल प्ले नहीं कर पाए, जिसकी वजह से शायद पाकिस्तान टारगेट्स तक नहीं पहुंच पाया। इनिशियली आज साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान भी शायद उस तरह अपना रोल प्ले नहीं कर पाए। शायद साइम अयूब जल्दी आउट होकर गए, उनको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको रिजवान से, लेकिन आपको ज़रूर एक्सपेक्ट करना है। जैसे भट्टी साहब कह रहे थे ना कि आपको थोड़े से सॉलिड बैटर्स की ज़रूरत है, तो आपके पास रिजवान और बाबर मौजूद है, क्या इनके अलावा एक और सॉलिड बैटर की आपको ज़रूरत है? फिर क्या आपकी टीम डायनामिक्स तब्दील नहीं हो जाएंगे? नहीं, एक सॉलिड बैटर कौन है? नीचे जो भी हैं दोनों नए बच्चे हैं ना, फरहान है और दूसरा हसीब है जी, दो मतलब ये भी तो नए बच्चे हैं ना। देखिए साइम का जो एक मैं इशू आपको बता दूं, मैं पहले भी एक दफ़ा आपसे जिक्र किया था कि जब वो शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल को जो ये खेलते हैं ना तो वो फंसेंगे। अब इनको पर जितने भी बॉलर्स हैं जो उनको देख रहे हैं, जो हमारे यहाँ तो अब तो दुनिया सुकड़ गई है ना, एक टेलीफोन के अंदर आ गई है, हम हर चीज़ देख सकते हैं। तो वो सब ने देख लिया उनका वीक पॉइंट है, वो वीक पॉइंट नहीं है, उनका फेवरेट शॉट है, वो उनकी स्ट्रेंथ भी है, लेकिन फिर वो वीकनेस वहाँ पर फंस भी सकते हैं। हमने कई बार देखा है। हाँ, वेरिएशन जब बाउंस का होगा ना तो वो फंसेंगे। तो एक ये दूसरी रिजवान का फेलियर, पहले मैच में 25 इसमें 7, ये भी एक फैक्टर हो गया। अब बाबर जो है वो रन्स तो कर रहे हैं, पहले मैच में सिर्फ 13 गेंदों में 25 रन किए थे। वो अच्छा किया था, उसने 2-4 अच्छे शॉट्स मारे थे। उसके बाद जो फेल हो रहे हैं नीचे आकर, वो आ रहे हैं चौथे नंबर पे। फ़खर ने आज 50 अच्छे किए मगर फिर वो कंप्लीट नहीं कर। ये इफ्तिखार से जो है ना सिलसिला ख़राब होना शुरू है। इफ्तिखार फिर भी वहाँ शायद रहें, आज़म के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए कि आज़म की विकेट कीपिंग से ज़्यादा उनकी बैटिंग की जो है वो बात होती है कि जी वो पावर हिटर है। अगर वो जॉब नहीं कर सके पाकिस्तान के लिए तो फिर वो अपनी जगह खो बैठेंगे। ठीक है, लेकिन सीधी सी बात है, रिजवान को एज अ स्पेशलिस्ट बैटर पाकिस्तान की इस T20 टीम में खिलाया जा रहा है, और आज़म खान पर भरोसा ही इस वजह से किया जा रहा है बिकॉज टीम मैनेजमेंट भी बहुत सारे लोगों की तरह रियलाइज़ करती है कि आज़म खान में कितना पोटेंशियल है। हम इसी पोटेंशियल पर आगे चल के अब्दुल रज़ाक, माजिद भट्टी और यायो सैनी से भी बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस डिस्कशन जारी रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लोर। जी, खबर आपने सुन ली होगी, अब तक पाकिस्तान को दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी शिकस्त हो गई है और न्यूजीलैंड ने 2-0 की बढ़तरी हासिल कर ली है। 5 T20 मैचेस हैं। हम रोल्स पे बात कर रहे थे और एक्सपेक्टेशंस की बात कर रहे थे। अब्दुल रज़ाक का टीम मैनेजमेंट ने एक गेम प्लान बनाया है कि हम रिजवान को एज अ स्पेशलिस्ट बैटर खिलाएंगे, आज़म खान को डाउन दी ऑर्डर एज एन अग्रेसिव पिंच हिटर खिलाएंगे। ये प्लान तो बज़ाहिर अच्छा नज़र आता है। आज़म खान के लिए आप कितना पेशेंस रखेंगे अपने अंदर? बिकॉज हम जानते हैं कि वो फ़खर ज़मान की तरह सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान को मैचेस जिता सकते हैं, प्रोवाइडेड वो क्रीज पर रहें। देखिए दानिश, सीधी बात है, क्रिकेटर आपने अगर मुझसे पूछा है तो मैं तो कहूँगा कि 2 विकेट के ऊपर खेल लेनी चाहिए। और जब ये 2 विकेट के ऊपर खेलते हैं तो प्रेशर होता है दोनों पे। अब रिजवान मेन विकेट कीपर भी है, जब वो 2-3 कैच पकड़ते हैं तो मोर ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। और डेफिनेटली आजम के लिए भी यही है कि जब वो 2-3 कैच पकड़ेंगे तो कॉन्फिडेंट फील करेंगे, फिर रन करने का उनको ईजी हो जाता है। जब वो 1 विकेट के ऊपर खेल रहा होता है तो जब ये एक चीज आप नहीं समझ रहे तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अगले मैच में हसीब को भी ना खिला दें कि जी चलो ठीक है, वो भी एज ए बैट्समैन ही खेल रहे। तो मुझे तो इस तरह की चीजें भी ज़हन में आ रही है। बट अगर आपसे कहा जाए अब्दुल रज़ाक कि दोनों में से एक को पिक करें तो आप किसको पिक करेंगे स्क्वाड के लिए? देखे बेसिकली एज ए सीनियर देखे रिजवान को पहले अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उसको मैच मिलने चाहिए। अगर वो 2-3 मैचों में अगर नहीं करते तो फिर जब ये आजम आएंगे ना तो फिर इनका प्रेशर कम होगा। इनको पता है कि अब मुझे रिजवान को ड्रॉप करके मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, तो ये एक प्लेयर का साइकोलॉजिकली जो है ना एज होता है, तो इस चीज को भी आप मद्देनजर रखना पड़ेगा। ये नहीं कि आपने हर एक को खिलाना है, हर एक को आपने चांस देना ही देना है। तो फिर ये कहना, एक फर्स्ट टाइम हमने देखा कि एक टीम में 3 विकेट कीपर है। अब आप देखें जितने विकेट कीपर रखते जाएंगे, हमने सुना हुआ है कि जब आप 1 से ज्यादा विकेट कीपर रखते हैं तो जो मेन विकेट कीपर होता है उसमें प्रेशर आ जाता है। तो जब आप 1 विकेट कीपर को लेकर चलते हैं तो प्रेशर कम होता है उसमें, तो वो भी खुला खेलता है। तो यही वजह है जिसकी वजह से मैं समझ रिजवान भी परफॉर्म नहीं कर रहे और आजम भी परफॉर्म नहीं कर रहे। बट साहब, टेलर मेड अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के लिए कि बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जो न्यूजीलैंड में हमें नजर आई। पहले 2 मैचेस में बेन सीयर्स खेल रहे हैं, फिर उसके बाद लॉकी फर्गसन अगले 3 मैचेस खेलेंगे। पाकिस्तान की टीम
मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से ही कर सकती थी, पहले से अनाउंस कर देती कि आजम खान पहले 2 मैचेस में खेलेंगे, बकिया 3 मैचेस में रिजवान खेलेंगे। आप हसीबुल्लाह को पता नहीं इस वक्त उन पर भरोसा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बट ये किया जा सकता था पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की जानिब से। दानिश, किया तो जा सकता था, लेकिन आपको पता है कि हमारे यहाँ सारे फैसले आखिरी लम्हे पे जाके होते हैं। अब चूंकि बुध को मैच है, पीर मंगल का बीच में गैप है, मुझे अब जो सबसे ज्यादा खतरा है ना कि कहीं आजम खान की गर्दन पे छुरी न चला दे और आजम खान का फ्यूचर जो है वो कहीं स्टेक में ना आ जाए। देखिए, एक यंग बच्चा है, अगर आपने रिजवान के साथ खिलाया है तो आजम खान को भी पूरा मौका देना पड़ेगा। अब इस स्टेज पर अगर हम पैनिक बटन दबाएंगे तो फिर टीम तितर बितर हो जाएगी, क्योंकि अब तो 5.5 महीने रह गए वर्ल्ड कप में। लेकिन न्यूजीलैंड वाले सुबह भी मैं और अब्दुल रज़ाक यही बात कर रहे थे कि वो लोग एक बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी प्लानिंग लेके चलते। उन्होंने ये नहीं करना कि वो टीम हारे या जीते। हम पहले ये प्लान हम लेके चले हुए थे कि 2 मैच बाबर बैठेंगे, 2 मैच रिजवान बैठेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है, 2-0 हम डाउन है, हमें अगले 3 मैच जीतने, अगर सीरीज जीतनी है, ऑस्ट्रेलिया से 3 टेस्ट हार के आए हुए, तो अब टीम मैनेजमेंट को भी अपनी जगह बचानी है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि अब पैनिक बटन दब जाएगा तो हम इतने ऑर्गेनाइज और प्रोफेशनल तरीके से अपने मामला नहीं चला सकते जितने न्यूजीलैंड वाले चलाते हैं। न्यूजीलैंड वालों को बहरहाल क्रेडिट देना पड़ेगा, छोटा मुल्क है, लिमिटेड ऑप्शंस है, लेकिन उन्होंने मार्क किए हुए अपने लड़के कि ये लड़का ये मैच खेलेगा, ये मैच खेलेगा। हम अनफॉर्चुनेटली आज तक हमारे सिस्टम में ये चीज़ें आई नहीं। ज़्यादा वसाइल हों और आप फैसले सही ना करें तो फिर ज़्यादा वसाइल होने का फ़ायदा नहीं है। बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यंगस्टर जिस टीम में आते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है कि ठीक है जी, फ्यूचर के लिए प्रॉस्पेक्ट सामने आ रहे हैं, लेकिन उन यंगस्टर्स को हैंडल किस तरह करना है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शक व शुबात का इज़हार किया बड़ी साहब ने कि ऐसा ना हो आज़म खान पे छुरी गिर जाए और वो गायब हो जाएँ। किस तरह हैंडल करना चाहिए आज़म खान के इस मामले को? 5 T20 इंटरनेशनल्स हैं, क्या मज़ीद अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए? पोटेंशियल तो है आज़म में। देखिए दानिश, छुरी चलने की जहाँ तक बात है वो तो चलेगी, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आप परफॉर्मेंस करके टीम में आते हैं तो बिना परफॉर्मेंस करने पर आपको टीम में अपनी जगह खाली भी करनी पड़ेगी। आज़म खान का जो सबसे बड़ा सवाल है वो उनकी फिटनेस है, और ये सवाल तो होता रहा है कि क्या इस फिटनेस के ऊपर कोई और पाकिस्तान से खेल सकता है? आप उसका जवाब दे सकते हैं। अभी जो पहले मैंने आपको जवाब दिया था, मैंने फिर आपसे ये कहा कि 25 गेंदों पर फखर जमान ने आज 50 रन की इनिंग खेली। मेरा आप तमाम जितने भी शुरका हैं उनसे एक सीधा सवाल है कि अगर फखर जमान 17 ओवर तक बैटिंग करते तो क्या पाकिस्तान मैच जीतता या यही नतीजा होता? तो अब इस बारे में आपको बड़ी संजीदगी के साथ सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो डेफिनेटली सबको लेनी पड़ेगी, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो कप्तानी सीख रहे हैं जैसे बाकी लोग सीखे थे, क्योंकि लीग क्रिकेट में कप्तानी करना और अपने मुल्क को लीड करना ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि पहली बार हारिस रऊफ ने नया बॉल नहीं किया, पहली बार उनकी कुटाई नहीं हुई है, ऐसा पहली बार भी हुआ है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है कि नई बॉल से हमारा बॉलर कौन है ये आज तक हम डिसाइड कर ही नहीं पाए। हम सब इमाद वसीम को हदफ तनकीद बनाते थे, लेकिन आपको ये याद होगा जब वो नई बॉल किया करते थे तो पहले 2 ओवर में आपको इतनी खुली मार नहीं लगती थी। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पहलू है वो ये है कि जब आप नए खिलाड़ियों को लेकर गए हैं तो अब आपको अपने दिल से इस चीज को निकाल देना पड़ेगा कि भाई हम हार ना जाए थे। सायम अयूब परफॉर्म नहीं कर सके, उनके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं, लेकिन जिस दिन वो परफॉर्म कर देंगे वो सिंगल हैंडेड मैच को खत्म करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन कब वो दिन आएगा ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर आपने आज के मैच में भी जो है वो बाहर बिठाया जमान खान को, लेकिन अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई नई गेंद से आपको एक बॉलर की जरूरत है। ये वो सारे सवालात हैं जिनके जवाब ढूंढने की और समझने की, सोचने की जरूरत है। और जहाँ तक ये बात है कि विकेट कीपर 2 नहीं खेल सकते, तो दुनिया में अब सब टीमें 2-2, 3-3 विकेट कीपर के साथ खेल रही हैं। मैं क्विकली आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड की टीम के कप्तान जॉर्ज बटलर हैं, व्हाइट बॉल क्रिकेट में वो 2 विकेट कीपर के साथ मैदान में उतरते हैं, और वो दूसरे विकेट कीपर जो है उनके जॉनी बेरिस्टो होते हैं। समटाइम जो है वो सैम बिलिंग्स भी खेलते हैं इंग्लैंड के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो 3 विकेट कीपर हो गए। इंग्लैंड की टीम के बाद अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वहां पर मैथ्यू वेड खेलते हैं, वहां पर एलेक्स केरी खेलते हैं। फिर इंडिया की अगर आप बात करें केएल राहुल भी खेलते हैं, ईशान किशन भी आपको खेलते हुए दिखाई दिए हैं। तो अब मसला ये है कि हमारे पास जितने भी तेज खेलने वाले व्हाइट बॉल क्रिकेट में है
वो सारे टॉप ऑर्डर में खेलने वाले हैं। और आपको पता है कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में जो टॉप ऑर्डर में खेलता है वो विकेट कीपिंग करता है, लेकिन हार के बाद आपको अपने आप को बचाना इतना आसान होता नहीं है। बिल्कुल। तो सबको मौका मिला है, परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ यही चीज़ मैटर करती है कि आप अपने रोल पे पूरा उतर रहे हैं नहीं उतर रहे हैं। बाबर आजम पर सिकंदर पहले मैच में भी बड़ी तनकीद हुई कि वो इतना तेज़ खेले नहीं, आज भी उन्हीं की तरफ लोग देख रहे हैं कि जब वो क्रीज पे होते हैं थोड़ा सा मोमेंटम स्लो हो जाता है। बट आपको नहीं लगता ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी है? बिकॉज पहले मैच में भी अच्छी पेस के साथ खेले थे, आज भी 153 के स्ट्राइक रेट के साथ खेले थे। दूसरे प्लेयर्स टीम में मौजूद हैं जिनका काम, जैसे फ़खर जमान है, साइम अयूब है, आज़म खान है, इफ्तिखार अहमद, इनका काम है तेज़ खेलना। सारे प्लेयर एक तरह से नहीं खेल सकते। देखिए, मैं ये इस बात पे जोर देता हूँ कि जब आप जूनियर्स को खिला रहे हैं या न्यू कमर्स को खिला रहे हैं तो सीनियर्स का जो रोल होता है ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो उनको उसको लेके चलना पड़ता है। तो बाबर ने आज बैटिंग बहुत अच्छी की है, उनके जो स्ट्रोक्स थे बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छी कवर ड्राइव्स, बैकफुट ड्राइव्स बहुत अच्छी की, उन्होंने पुल्स भी बहुत अच्छे मारे। उनका एक 22-23 पे देखिए ये पहले मैच के स्टैट्स दिखाए थे, अभी हमने 162 के स्ट्राइक रेट से पहले मैच में खेले थे, 153 के स्ट्राइक रेट से आज खेले हैं। पहले मैच में 227 रन पाकिस्तान चेस कर रहा था, आज पाकिस्तान 195 रन चेस कर रहा है। वो तो सही है, मगर पाकिस्तान उनको फिनिशिंग देखें, जो लोग होते हैं ये पूछते हैं आपने मैच फिनिश किया कि नहीं किया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट। बिल्कुल बहुत अच्छा खेले हैं वो। मैंने आपसे क्या कहा था कि शुरू के 8 मैचेस जितने भी हैं वर्ल्ड कप से पहले आप जितने चाहे तब्दीलियां कर लें, आखिरी के जो 4-5 मैच हैं वो आप फैसला कर लें कि क्या रिजवान और बाबर ये हमारी टीम है। हाँ, ये हमारी टीम है। देखें, रिजवान और दूसरे विकेट कीपर के खेलने से रिजवान पे कोई प्रेशर आना ही नहीं चाहिए, इसलिए कि वो हमारा एक मुस्तकिल, और अब तो वाइस कैप्टन भी बन गए। हाँ, वाइस कैप्टन है, मुस्तकिल हमारा प्लेयर है वो, उसको तो कोई कह ही नहीं रहा कि आपको हटाएंगे। हम तो नीचे के जो पावर हिटर्स हैं वो ढूंढ रहे हैं, हम नीचे के पावर हिटर ढूंढ रहे हैं, और कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनको पर प्रेशर आए, तो वो अपनी जगह पे रहें। अभी याया ने बड़ी तफसील से बता दिया कि कौन कौन से विकेट कीपर कहाँ 2-2 खेल रहे हैं। जी। कोई ऐसा इशू नहीं है, मगर असल चीज़ ये है कि वो जो सीनियर खिलाड़ी हैं उनको थोड़ा सा, जैसे अभी आपने कहा ना, किसने कहा था कि फ़खर को ओपन कर दें, भट्टी साहब कह रहे थे, और रिजवान को नीचे ले आए। एक थोड़ा सा देखें, रिजवान में स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, और वो जब नीचे आके जो स्पिनर उनके गेंद कराएंगे तो उसको वो सुई बड़े अच्छे मारते थे। एक तब्दील करके देखने में कोई फर्क नहीं पड़ता। खास तौर पे ये चीज़ जब बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हो जाएगी, जब ऊपर से ज़्यादा विकेट गिर जाती हैं, फिर रिजवान थोड़ा सा ठहराव ला सकता है, इफ्तिखार के साथ इनिंग्स बना सकते हैं। इसलिए कि नीचे फिर जैसे ही इफ्तिखार की बात बारिश शुरू होती है तो फिर वो आजम आ जाता है, फिर आमिर आ जाता है, फिर नीचे स्ट्रेंथ नहीं नज़र आ रही। ठीक है, बाबर आजम जो क्रिटिसिज्म का फेस कर रहे हैं, अब्दुल रज़ाक, आपकी नज़र में क्या ये ठीक है, या फिर बाबर आजम अपना रोल प्ले कर रहे हैं? हाँ, बाबर आजम को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो इस जनरेशन के पाकिस्तान के एटलीस्ट सबसे बेहतरीन प्लेयर हैं, तो एक्सपेक्टेशंस जायज़ भी हैं, बट क्या क्रिटिसिज्म जायज़ है? देखिए, बात ये है दानिश, सीधी बात है, जब बाबर आजम कैप्टन थे वो कहते थे कि जी मुझे कैप्टन का प्रेशर नहीं है। अब आपको साफ नजर आ रहा है कि जब वो कप्तानी से हटे हैं तो उनकी बैटिंग बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही है, और इस तरह वो अटैक कर रहे हैं, मेरिट पे खेल रहे हैं, 10 उनकी पॉजिटिव है, कोई डॉट बॉल का उनको जेन में नहीं है। जब वो कैप्टन थे तो वो ज्यादा डॉट बॉल खेलते थे, फिर जाके चौका मारा, फिर डॉट शुरू हो जाते थे। तो ये आपको नजर आ रहा है कि वो जब कप्तानी से हटे हैं तो बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर हो गए। और बात ये है कि क्रिटिसिज्म की बात नहीं है, हम सिचुएशन के मुताबिक हम चाहते हैं कि प्लेयर खेलें, परफॉर्म करें। हमें आपके 50 या 5 विकेटें या 100 नहीं चाहिए। जब दूसरी टीम 225 करती है तो ये कहते हैं जी 25 रन ज्यादा थे, जब दूसरी टीम 200 करती है तो ये कहते हैं जी 25 रन ज्यादा थे। अब न्यूजीलैंड 170 करेगी, फिर ये कह देंगे जी कि 20 रन ज्यादा थे। तो ये चीजें तो फिर अब चलती हैं, ये तो आप ये स्कोर कर सकते थे, ये चेजेबल था टोटल। एज अ यूनिट जिम्मेदारी की बात है, बिल्कुल जिम्मेदारी लेने की बात है, और एज अ यूनिट पाकिस्तान को परफॉर्म करने की जरूरत है। प्रोग्राम के एंड की तरफ बढ़े हैं अब्दुल रज़ाक, तो एक चीज़ मैं आप सबसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत कम टाइम हमारे पास रह गया है, आप ही से शुरू कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक, क्या बैटिंग ऑर्डर में कोई चेंजेस होनी चाहिए, या तीसरे मैच के लिए कोई टीम में चेंजेस होनी चाहिए? वेरी क्विकली सर। देखिए, बात ये चेंजिंग होनी चाहिए। आप आजम को भी बात कर सकते हैं, रिजवान को भी बात कर सकते हैं, उसके बाद आपको ऑप्शन है, आपके पास एक नए बॉलर का बॉलर लेके आ सकते हैं आप एक आधी चेंजिंग तो करनी है, आपको बनती है आपकी। ठीक है, आइडियली नाम अगर आप बता दें कि क्या चेंजेस होनी चाहिए और बैटिंग ऑर्डर में क्या चेंजेस होनी चाहिए। अब्दुल रज़ाक, मैं तो शुरू से कह रहा था आमिर जमाल की जगह रिजवान को लेके आए। ठीक है, अगर आपने बैटिंग ऑर्डर को नहीं छेड़ना, अगर बैटिंग ऑर्डर से करना है तो फिर आप रिजवान या आजम से एक को खिलाएं, उसमें बॉलर लेके आ सकते हैं। राइट, भट्टी साहब। बिल्कुल, मैं भी ये कहूंगा कि जमान को आना चाहिए आमिर जमाल की जगह,
और इफ्तिखार का ऑप्शन भी कप्तान को यूज करना चाहिए। फिर ओपनिंग स्लॉट मेरी अभी भी ये राय है कि साइम और फखर से इनिंग्स ओपन करवाएं, बाबर वन डाउन पे आए, मोहम्मद रिजवान नंबर 3 पर आए, लेकिन आजम खान को एटलीस्ट एक और मौका दे दें, उसके बाद फिर चाहें तो उसका फ्यूचर डिसाइड करें। ठीक है, या आपके ओपिनियन में? नहीं, मैं ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि छुरी चल नहीं गई, छुरी गिर गई है। आजम खान तो अगला मैच नहीं खेलेंगे। आपको टीम में जो है वो हसीबुल्ला खेलते हुए नजर आएंगे, मोस्ट प्रोबेबली शायद इफ्तिखार भी ड्रॉप हो जाए और टीम में जो है वो साहबजादा फरहान आ जाए। बट बॉलिंग में मुझे नहीं लग रहा कि जमान खान टीम में वापस आएंगे। हाँ, स्पिनर उसामा मीर की जगह मुझे लगता है कि नवाज आ जाएंगे। ओके, सिकंदर? मेरे ख्याल से हमें 2 फास्ट बॉलर वसीम से नया गेन करवाने के लिए वसीम को अंदर लाएं और आप उसको आमिर जमाल को रेस्ट दें और उसको लेके आ जाएं जमान खान को। बेसिकली आप कह रहे हैं हारिस रऊफ और आमिर जमाल को बिठाकर वसीम और जमान खान किसको? हारिस रऊफ और आमिर जमाल को बिठाकर। हारिस रऊफ को रेस्ट दे सकते हैं, वो हमारा पक्का प्लेयर है। हाँ, उसमें जैसे वो भी तो कर रहे हैं ना, वो भी तो अपने फर्गूसन को नहीं खिलाया। खत्म। जल्दी से बैटिंग का भी बता दें। बैटिंग के अंदर मेरे ख्याल से एक आधी चेंज, आजम को वो जैसे वो कह रहे हैं एक और चांस दे दिया जाए, फिर उसके बाद उसका फैसला कर लिया जाए। ठीक है, सिकंदर बख्त, अब्दुल माजिद भट्टी, अब्दुल रज़ाक, सईद एहसनी, आप सबका शुक्रिया हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। लेट्स होप पाकिस्तान अगले 3 मैचेस जीत कर सीरीज 3-2 से जीत जाए। एनीथिंग कैन हैपन। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।